बच्चे लोग आ गए हैं, अभी कोई बाकी है? तो इसमें कितने बच्चे ऐसे हैं जो एक बार सिविल का पेपर दिए हैं? इसमें सभी बच्चे स्नातक हैं? सब बच्चे स्नातक हो गए हैं? अभी इंटर के भी इसमें हैं? इंटर पास बीए कितने बच्चे, वो ग्रेजुएट स्नातक कितने बच्चे हैं? हाँ बताओ। अच्छा, अभी आप लोग अंडर एडमिशन पीजी कहने मतलब हमारे स्नातक जो हो चुके हैं, कितने बच्चे इसमें ऐसे हैं जो एक बार सिविल का पेपर दिए हैं? अच्छा, एक कौन सा दिए बेटा? पीसीएस का। अच्छा, और संघ लोक सेवा आयोग का नहीं दिए? ठीक, तो हमें जो पढ़ाना है बेटा वो आपको इंडियन इकोनॉमी ही पढ़ाना है। ठीक, इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी का कोर्स है। अगर आप इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में लोगे तो सिविल में करीब जो है आपका 30 to 40% रिकवर करता है। इंडियन इकोनॉमिक्स का कोर्स है। इंडियन इकोनॉमिक्स के पोर्शन में कुछ पोर्शन जो है ज्योग्राफी का भी शामिल हो जाता है। ठीक, तो हम लोग को जो पढ़ना है वो आज वो इंडियन इकोनॉमिक्स का जो है वो एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, ये आज हम लोगों का कंसल्टिंग टॉपिक है। ठीक, तो 2-3 चीज़ें पहले समझ लो इस परीक्षा को, क्योंकि हमने इस परीक्षा को बहुत पास से एनालाइज किया है और जो है पिछले करीब आप जैसे बहुत सारे बच्चों को पढ़ा भी चुके हैं हम, और संघ लोक सेवा आयोग की हमने जो है मेंस इंटरव्यू तक दिया है। और मैं कुछ अनुभव आपको बताऊंगा जो शायद आपकी तैयारी में ज़्यादा मदद करे। वो अनुभव ये है कि जो संघ लोग स्पेशलिस्ट 2 जो है परीक्षाएं आप लोग फेस करेंगे। इस अगर आपको सिविल के एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो आपको 2 परीक्षाओं को क्वालिफाई, एक संघ लोक सेवा आयोग कराता है, जो संघ लोक सेवा आयोग का मुख्यालय जो है वो धौलपुर हाउस है। ठीक, जिस बिल्डिंग का नाम है उस बिल्डिंग का नाम धौलपुर हाउस है। तो धौलपुर हाउस में जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं वही एक मौका मिलता है उस बिल्डिंग में घुसने को। बहुत भाग्यशाली लोग होते हैं जो उस बिल्डिंग तक पहुँच पाते हैं। ठीक, तो एक धौलपुर हाउस है और एक संगम हाउस है। संगम हाउस तो आपको इलाहाबाद ही मिल जाएगा, लेकिन धौलपुर हाउस में बेटा बहुत भाग्यशाली लोग होते हैं जो पहुँच पाते हैं। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि आप जो वर्तमान ट्रेंड चल रहा है पढ़ने पढ़ाने का वो ये है कि स्पेशली संघ लोक सेवा आयोग, वहाँ क्या होता है कि वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से पुटअप करते हैं जो बर्निंग इशू होते हैं। ठीक, उसी के सराउंडिंग वो क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक, और संघ लोक सेवा आयोग में एक क्वेश्चन में कम से कम वो 5 तरह के क्वेश्चन आपसे निकालेंगे। ठीक, और उनके क्वेश्चनों को करना आसान होता है। क्यों? क्योंकि वो जो है फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। और पिछले 2 सालों से हमने देखा कि यूपी पीसीएस में भी उसी ट्रेंड को फॉलो कर लिया है जो संघ लोक सेवा। बस ये है कि उनके फैक्ट जो है वो कम, इनमें इनके फैक्ट ज़्यादा होते हैं, उनके कॉन्सेप्ट ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो आपको वहाँ क्वालिफाई करना है वो लगभग मैं लगता 50 से 60% अगर आप क्वेश्चन कर ले जाते हैं तो आप अपने सिलेक्शन की लगभग दौड़ में होते हैं। स्पेशली संघ लोक सेवा में जो जनरल स्टडी के 100 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से अगर 50 से 60 क्वेश्चन के बीच आपके सही हो जाते हैं तो आप जो है लगभग
सिलेक्शन की दौड़ में होते हैं। मेंस में तो बेटा जो टॉपर होते हैं वो 52-54% होते हैं, समझ रहे? जो ऑल इंडिया टॉपर होते हैं बहुत ज़्यादा चलेगी मेरिट तो 56%, इससे ज़्यादा नहीं जाती। एक मेंस देखो, एक चीज़ और है कि आपको प्री और मेंस को अगर अलग अलग करके पढ़ोगे ना तो फिर नुकसान उठाएगा, ठीक है? यहाँ जो है प्री और मेंस वो आप कंबाइंड करके पढ़िए, तब ज़्यादा अच्छा रिजल्ट निकालेंगे। और इसमें क्या है कि इसको पढ़ने के लिए आपको पहले बेसिक क्लियर होनी चाहिए, ठीक? जैसे ये चैप्टर्स हैं, ठीक? अब हम आपको इसकी बेसिक्स पढ़ाएंगे। अब अप्लाइड आपको अडॉप्ट करना है, स्पेशली अब क्या हुआ, जब हम लोग भी देते थे तो उस समय जो है वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम बड़ा कमज़ोर था, तो हम लोग को बड़ा संघर्ष करना पड़ता था। जैसे द हिंदू को बहुत ढंग से पढ़ना पड़ता था। तो हम देखते हैं कि अब अगर आप इस समय दृष्टि की साइट पे चले जाइए या जो है तमाम सारी साइटें हैं, तो उसमें बड़े अच्छे स्टडी मटेरियल डेली का डेली वाला मिल जाता है, ठीक, एनालिसिस करने के लिए। लेकिन हम लोग के ज़माने में जो है मैगजीन्स कुछ होती थी, वो मंथली होती थी, ठीक? डेली के लिए बस न्यूज़पेपर ही अमूमन हम लोग को वो करने के लिए, एनालाइज करने के लिए मिलता था। तो उसी का न्यूज़पेपर का मतलब 5-6 घंटे पढ़ो तब जाके उतनी चीज़ें निकलती थी जो आप लोग आप 1 घंटे में किसी साइट से या इस टाइप से कंसल्ट करके वो कर सकते हैं, ठीक? तो जो एग्रीकल्चर वाला पोर्शन है, आ जाओ अपने टॉपिक पे। अदरवाइज क्या होगा कि आप लोग का जो है कुछ नोट भी करते हैं आप लोग। जी सर। और कापी जो है वो प्लेन आप लोग बनाइए, प्लेन कापी समझ रहे हैं ना, इस टाइप वाली। क्यों ऐसा क्यों? मेंस में यही मिलेगा, अच्छी यूनिवर्सिटी में आप जाओगे तो यही मिलेगा। JNU जाओ तो एक प्लेन पेपर मिलेगा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जाओ तो एक प्लेन पेपर, ऑनलाइन DU जाओ तो आप प्लेन पेपर। अच्छे इंस्टीट्यूशन हैं, वहाँ आपको लाइनिंग चीज़ वाली चीज़ें नहीं मिलेंगी, ठीक है? अब थोड़ा आप जो है कुछ चीज़ें नोट कर लो, कुछ जो है डाटा है। अब डेटा में आपको देखना है जैसे ये मान लो इंडिया की इकोनॉमी, ठीक? इंडियन इकोनॉमी को जो है वो जब सेक्टर वाइज में डिवाइड करते हैं तो वो अमूमन जो है तो कुछ इस तरह से डिवाइड करते हैं, ठीक? उसमें एक सेक्टर है जिसको बोलते हैं प्राथमिक सेक्टर, ठीक? प्राथमिक, इसमें इंग्लिश मीडियम के भी बच्चे हैं, इंग्लिश मीडियम वाले भी हैं को? हाँ, इंग्लिश वाले होंगे तो बता देंगे, तो हम बता देंगे टर्मोलॉजी। इसमें इंडियन इकोनॉमी जो है 3 सेक्टरों में बेसिकली बटी हुई है। पहले तो 3 हम लोग पढ़ते थे, लेकिन अब अमूमन जो है वो 5 सेक्टर कहा जाता है। लेकिन जो बेसिक जो आपका जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री जिसका अध्ययन करता है वो 3 सेक्टरों में अध्ययन करता है, ठीक? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टेरिटरी सेक्टर, ठीक? तो प्राथमिक क्षेत्र में बेसिकली आता है कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, ठीक? कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र। तो कृषि का मतलब यानी कि प्राइमरी सेक्टर उसको कहते हैं जो नेचुरल फार्म में चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, ठीक? जब उसी को जो है मैन्युफैक्चर कर दिया जाता है प्राइमरी सेक्टर की चीज़ों को, तो वो किस में चला जाता है? सेकेंडरी सेक्टर में, ठीक? और जब उसी को सर्विसेज के रूप में प्रोवाइड कराया जाता है तो वो क्या हो जाता है? टर्शरी सेक्टर। जैसे मान लीजिए गेहूं का उत्पादन किया किसान ने, तो गेहूं के फार्म में किसान के पास पैदा होके आ गया गेहूं कट के, तो वो किस में आएगा? प्राइमरी सेक्टर में। उसके बाद क्या होता है कि फिर जो है उसका मान लीजिए बना दिया गया मैदा, फ्लोर मिल में गया, मिल में जब उसका प्रोडक्शन हुआ तो वो क्या कहलाया? सेकेंडरी सेक्टर का प्रोडक्शन कहलाया, ठीक?
उसके बाद फिर आता है आपका, जब जो है उस फ्लोर मिल से चीज़ों को निकाल करके उसकी ब्रेड बनी मान लो, ठीक। तो ब्रेड को जब प्रोड्यूसर को कंज्यूमर तक पहुंचाया, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक जो सर्विसेज मुहैया कराई गई, डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, ठीक, ट्रांसपोर्टेशन किया गया, और जो है उसको किसी दुकान पे रख करके या जो है घर घर तक पहुंचाया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, सर्विसेज, ठीक। तो ये 3 सेक्टर है। तो जो आपका एग्रीकल्चर वाला सेक्टर है वो जो है वो 2015 के लगभग इसका रेशियो लगभग इतना हो गया, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि एग्रीकल्चर का रोल कितना हो गया जीडीपी में, ये जो है वो 14-15 की बात है। लेकिन इधर कुछ रेसेशन आया, स्पेशली कोरोना इन सब की वजह से, तो लास्ट ईयर का जो डाटा था वो लगभग जो है, इसको एग्जैक्ट आप लोग ध्यान रखिएगा, लगभग 17% के आसपास ये बढ़ गया। इसका मतलब ये हुआ कि एग्रीकल्चर में जो है, और इसका रोल जो है वो लगभग 25 से 29 के बीच रहता है। ये पिछले जो है 80 के बाद से 19 या उदारीकरण के बाद से मान सकते हो, 92 के बाद से, ठीक। तो ये इसका रोल कितना रहता है, मतलब 25 से 30% के बीच रहता है। जैसे इस समय लगभग 28% के आसपास है, किसका, इंडस्ट्री सेक्टर का या सेकेंडरी सेक्टर का, ठीक। उसके बाद फिर ये टर्सरी सेक्टर आता है जिसको कहते हैं सेवा क्षेत्र, ठीक। इसका रोल जो है इस समय लगभग 52% के आसपास हो गया। ये आगे पीछे होता है, कभी 54 हो जाता है, जब एग्रीकल्चर वाला घटता है तो वो वाला बढ़ जाता है, ठीक। तो जब ये जो है वो तुम्हारा ये 52, और जब हम जैसे यूएनओ ने जो है देशों की 2-3 श्रेणियां बनाई हैं, यूएनओ जो डिसाइड करता है वो देशों की 3 श्रेणियां बनाई। एक डेवलपिंग कंट्री, विकसित देश जिसको कहते हैं, एक है डेवलप्ड कंट्री, ठीक, जो एक डेवलप्ड जो विकास कर चुका है जिसको विकसित कहते हैं, एक डेवलपिंग कंट्री, ठीक, जो क्या कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। एक होते हैं अंडर डेवलपिंग कंट्री जिसको कहते हैं पिछड़े देश, जो अभी विकास की स्टेज को अपने चालू करते हैं। और अमूमन ये देखा गया कि 1950 तक आते आते विश्व के सारे देश जो है उपनिवेश से पूरी तरह से मुक्त हो गए थे। उपनिवेशवाद जो है वो लगभग 50 तक आते आते लगभग पूरे विश्व से समाप्त हो गया था। अगर कोई देश बचे थे तो बाद में जो है जब यूएनओ सक्रिय हुआ तो उसने इन सब चीज़ों को डिनाई कर दिया, ठीक। तो ये जो है तीसरा सेक्टर तेजी से बढ़ा। अब होता क्या है कि जैसे मान लीजिए जो विकसित देश है, जैसे मान लीजिए कि आप यूएसए को लेते हैं, तो यूएसए में क्या है कि ये जो है वो लगभग जो है प्राइमरी सेक्टर का योगदान कितना है, 4%। यूएसए में एग्रीकल्चर का रोल कितना है इकोनॉमी में, यानी कि जब भारत की अर्थव्यवस्था में एग्रीकल्चर सेक्टर का योगदान कितना हो जाए, 6% के लगभग, तो ये माना जाएगा कि भारत भी एक डेवलप कंट्री की ओर की स्टेज में लगभग आ गया। तो ये कहने मतलब प्राइमरी सेक्टर एक तौर से ये आपके डेवलपमेंट के स्टेज को भी बताता है। जो एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर है ये आपके डेवलपमेंट की स्टेज को भी बताता है। अब होता क्या है कि जैसे बहुत सारे देश हैं उनका डेवलपमेंट किस आधार पर, बहुत सारे देशों का डेवलपमेंट कृषि के आधार पर हुआ, बहुत सारे देशों का डेवलपमेंट जो है वो इंडस्ट्री के आधार पर हुआ, बहुत सारे देशों का डेवलपमेंट जो है वो सर्विस सेक्टर के आधार पर हुआ। जैसे एक देश है उसका नाम स्विट्जरलैंड, ठीक। तो स्विट्जरलैंड विकसित देशों की श्रेणी में गिना जाता है। तो स्विट्जरलैंड कंप्लीटली जो है वो सर्विस सेक्टर के आधार पर उसका डेवलपमेंट हुआ। अब जैसे एक सर्विस है उसको बोलते हैं पर्यटन। तो पर्यटन ये आपका श्रीलंका था, ठीक। सऊदी अरबिया है, सऊदी अरबिया में तो एक फ़ायदा ये है कि उनके पास कच्चा तेल है, ठीक। तो ये सब देश का डेवलपमेंट कैसे हुआ, इनका डेवलपमेंट हुआ है सर्विस के आधार पर, ठीक।
लेकिन बहुत सारे देश ऐसे हैं जिन्होंने अपना डेवलपमेंट कृषि के आधार पर किया। जैसे जैसे एक देश है ऑस्ट्रेलिया, उसका डेवलपमेंट किसके आधार पर हुआ? कृषि के आधार पर। आपका भारत है, ठीक, चीन भी काफ़ी कुछ है, और आपका कनाडा है। ये सब देश किसके आधार पर हुए? ये सब जो है एग्रीकल्चर के आधार पर इनका डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद एक देश आता है आपका, जैसे यूएसए है, ठीक, तो यूएसए जो है वो इंडस्ट्री के दम पे हुआ। या यूके है, इसमें जो है यहाँ इनके पास ज़मीनें नहीं है इतनी ज़्यादा। जैसे आप जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ोगे तो उसमें एक कॉन्टिनेंट मिलेगा दक्षिणी अमेरिका, ठीक, तो दक्षिण अमेरिका में कृषि बहुत नॉमिनल है, पूरे कॉन्टिनेंट में आप देखेंगे, ठीक। कुछ हिस्सा जो है ब्राज़ील का है, और जो है उरुग्वे, पराग्वे, यही सब देश हैं जहाँ पे जो है कुछ मात्रा में गेहूँ पैदा होता है। बाकी उनके यहाँ पूरी इकोनॉमी ही हॉर्टिकल्चर पे बेस है, ठीक। तो जो आपका दक्षिणी अमेरिका है उसका डेवलपमेंट ज़्यादातर, हालांकि उसमें डेवलप कोई कंट्री ही नहीं है, तो ये माना जाता है कि जो है वो एग्रीकल्चर वाले सेक्टर ये एक तौर से एक मेजरमेंट तय करता है, ठीक। तो अब आप आ जाइए आप एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर इसके साथ लिखा गया है। एलाइड का मतलब कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, ठीक। तो जो संबद्ध क्षेत्र आता है तो उसमें संबद्ध क्षेत्र का सरकार आजकल ज़्यादा फोकस कर रही है। एग्रीकल्चर पर तो फोकस कर ही रही है, और लेकिन उसके साथ साथ जो उसके एलाइड सेक्टर हैं उस पर सरकार का ज़्यादा फोकस है। और एलाइड सेक्टर अगर ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ करता है एग्रीकल्चर का, तो उसका प्लस पॉइंट क्या होता है? हमारी इकोनॉमी ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ करती है। एलाइड सेक्टर में क्या क्या आता है? एलाइड सेक्टर में आता है आपका फॉरेस्ट्री आती है, वन विभाग, वन एवं पर्यावरण जो है तो उसका संबंध किससे होता है? ठीक, एग्रीकल्चर से। वन में सबसे महत्वपूर्ण क्या आता है? वन में जो है वो लकड़ियाँ आती हैं, जो इकोनॉमी के नज़रिए से जो इस्तेमाल होने वाली चीज़ है वो क्या है? वो जो है लकड़ी है, स्पेशली जो फर्नीचर, घरेलू ये सब लकड़ियाँ हैं वो आती हैं। उसके बाद फिर आता है आपका ब्लू इकोनॉमी। ब्लू इकोनॉमी में क्या आता है? समुद्री। एक भारत जो है इस समय सबसे ज़्यादा आयात किसका करता है, वो निर्यात किसका करता है? ब्लू इकोनॉमी प्रोडक्ट, स्पेशली मछली एवं उससे यानी समुद्री उत्पाद का जो एग्रीकल्चर में निर्यात सबसे ज़्यादा भारत करता है, उसमें किसका हिस्सा सबसे ज़्यादा है? यानी मत्स्य उद्योग से संबंधित मछली एवं उससे यानी समुद्री उत्पाद भारत इस समय सबसे ज़्यादा जो है वो निर्यात करता है। ठीक, तो ब्लू इकोनॉमी वाले सेक्टर, इसमें आपका मछली जो है समुद्री उत्पाद ये सब आते हैं एलाइड में। एक इसी में आता है आपका कुक्कुट पालन, ठीक, पोल्ट्री, तो ये भी एलाइड ही में आता है। इसी में आपका आता है मधुमक्खी पालन भी, ठीक, इसी में आपका हॉर्टिकल्चर भी आता है। ये सब किसके पार्ट है? एलाइड के। और ये बहुत तेजी, इसी में आपका डेयरी इंडस्ट्री भी आती है, ठीक, इसी में आपका जो है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आती है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जानते हो ना, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, आजकल ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है और सरकार ये चाहती है कि ये इंडस्ट्री बहुत तेजी से बढ़े। और ये अगर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री तेजी से बढ़ती है तो उसका सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ेगा? उसका सकारात्मक प्रभाव ये पड़ेगा कि जो हमारे रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर के डिस्ट्रॉय हो जाते हैं किसके द्वारा, यूज ना हो पाने का, तो उनका बेहतर उपयोग हो जाएगा। जैसे आम है, ठीक, तो आम तो एक निश्चित समय में ही उत्पादित होगा, पूरे साल तो आम उत्पादित होता नहीं, लेकिन उसके साथ उसका बना लिएगा मैंगो फ्रूटी, ठीक, तो मैंगो फ्रूटी क्या है? वो उसका प्रोसेसिंग कर दिया गया। अब हम आप जो है आम का मजा पूरे साल ले सकते हैं कि नहीं? जैसे टोमेटो सॉस है, तो भारत में जो है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बहुत जमाने से है, लेकिन जो मॉडर्नाइज वे में ज़रूरत है उसके लिए सरकार आजकल बहुत बढ़ावा दे रही है। डेयरी प्रोडक्ट है, ये भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, ठीक। जैसे हम लोग के यहाँ प्रोसेसिंग पहले होता था,
कि घी जो है वो 2-2 साल 3-3 साल रखा रहता है। अचार हुआ, सिरका हुआ, ये सब क्या था, ये प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के पार्ट है। तो सरकार अब क्या चाहती है कि इसकी प्रोसेसिंग ज़्यादा तेजी से हो। क्यों? क्योंकि जो फल और सब्जियां हैं इनको आप लंबे समय तक यूज नहीं कर सकते, तो अगर उनको प्रोसेस हम कर लें तो उनका लंबा यूज हो जाएगा। जैसे आलू है, आलू इस समय किसान के यहाँ उत्पादित हो गई तो उसका मूल्य बड़ी तेज़ी से घट गया। लेकिन यही आलू जो है जब हम उसको प्रोसेस कर लें, जैसे चिप के फॉर्म में हुआ है, इस टाइप के फॉर्म में, तो वो क्या कहलाए, और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का जो है वो जो रेट होता है, एक आलू जो चिप होती है, चिप्स बाजार में बिकती ना 10 रुपये के, एक आलू के को उसमें हिस्सा रहता है। ठीक, एक आलू किसान के यहाँ कितने बिकेगी, मुश्किल से 25 पैसे, लेकिन उसमें जब प्रोसेस करके भर दिया गया तो वही चीज़ कितने हो गए, 10 रुपये। ठीक, तो प्रोसेस इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से ग्रो अप कर रही। ठीक है, कुछ आप लोग अगर नोट करते हो तो उसको नोट कर लीजिए कुछ चीज़ों को। ठीक, तो हम ये बता रहे थे जो जब हमारा देश आज़ाद हुआ, ठीक, तो 1951 में जो ये वाला सेक्टर था इसका योगदान कितना था, 50% प्लस में था। जो एग्रीकल्चर वाला सेक्टर था ये 50% से ऊपर था। कब? जब हम आज़ाद हुए। लेकिन अब क्या हुआ, ये सेक्टर, ये इसका हिस्सा धीरे धीरे घट के कम हो रहा है, या कि क्या हो रहा है? इसको क्या कहेंगे? देखो, इसको घटना नहीं कहते, इसको कहते हैं कि पहले हम इतने थे, ठीक, अब हम इतने हो गए, समझ रहे नहीं? तो अब जब ये हिस्सा बनेगा तो हम इतने बढ़ गए, तो ये वाला पोर्शन बढ़ गया ना, लेकिन ये वाला रेशियो ज़्यादा तेजी बढ़ा और ये वाला रेशियो ज़्यादा तेजी बढ़ा। एग्रीकल्चर भी बढ़ा लेकिन वो सब ज़्यादा तेजी से बढ़े। तो इसका मतलब ये हुआ एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन नहीं कम हुआ। नहीं तो हम लोग के बाबा लोग बताते थे कि पहले लोग जो है भूखे मरते थे। जैसे 64-65 में जो है ग्रीन रिवोल्यूशन लागू की गई, तो उसी समय 65 में जो है वो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो गया था और 2 साल इतने बेकार के गुजरे थे देश के लिए कि उसमें क्या हुआ था कि महाअकाल पड़ गया था। अकाल की स्थिति ये थी कि 1-2 साल तक एक बूंद पानी ही नहीं बरसा। जैसे इसमें बरसता नहीं, तो मानसून का सीजन आता है तो उस दौरान कोई बारिश ही नहीं हुई। तो उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा ये हुआ भारत में महाअकाल पड़ गया, लोग जो है भूखे मरने लगे और भूखे मरने लगे तो उसका नतीजा क्या हुआ कि सरकार जो है वो ग्रीन रेवोल्यूशन की तरफ बढ़ी और जो है हमने बड़े पैमाने पे अमेरिका से गेहूं को आयात किया और उसमें जो है वहाँ की सरकार ने बड़े बेकार से अनाज दिए हैं, लाल गेहूं भेज दिए जो वहाँ के जानवर लोग खाते थे, तो लेकिन भारत के लोग उसको भी खाए। अच्छा, ये सब इतने कूटनीतिक थे कि जब जो है वो वहाँ से गेहूं लेके आए तो कोच्चि शिपयार्ड पे उतारे उस गेहूं को। उसके बाद ये लोग क्या है कि वहाँ से जो है जो समुद्री बालू थी उसको उस नाव में भर लिए। ठीक, और भारत सरकार से ये कहा कि चूँकि नाव ले जाएंगे तो हो सकता है ये डिसबैलेंस हो, तो इसलिए हम इस बालू को भरे जा रहे हैं, बालू आपके काम की है नहीं। बाद में ये पता चला कि वो हमारे मोनाजॉइट्स चुरा लेंगे, समझ रहे नहीं, वो हमारे जो है परमाणु खनिज ही भर ले गए और उस समय हमें जानकारी नहीं थी। तो ये होती है कूटनीतिक एफर्ट। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो ये एग्रीकल्चर एवं एलाइड सेक्टर था वो 51 में कितना % था एग्रीकल्चर रोल? 50%। यानी हमारा देश पूरी तरह से कृषि आधारित अर्थव्यवस्था ही था। ठीक, और हमें उस समय अपनी जनसंख्या के भरण पोषण के लिए खाद्यान्न ही नहीं उपलब्ध हो पाता था। लेकिन क्या हुआ, अब क्या हुआ, अब हम लोग आत्मनिर्भर हो गए हैं स्पेशली एग्रीकल्चर में, और जो है आयात करने की जगह अब हम लोग निर्यात करने की स्टेज में आ गए हैं। ठीक,
तो जो है जो विश्व का क्षेत्रफल है भारत का वो कितना है? अगर लैंड का क्षेत्रफल निकालें तो भारत के पास कितनी लैंड है? लगभग जो है विश्व का 2.4%। ठीक है, ये सब डाटा कहीं आप नोट करते जाइएगा। ठीक, 2.4% जो है हमारे पास लैंड है। ठीक, और उसमें जो है कितनी जनसंख्या निवास करती है? लगभग 70.5% जनसंख्या का हम भरण पोषण करते हैं। ठीक, और उसके बाद जो है हमारे पास जो जल स्रोत हैं पूरे विश्व का, अगर जल स्रोत निकालोगे तो 4.2% है। ठीक, कहने मतलब, और विश्व की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा हम लिए हैं। तो ऐसे में अगर एग्रीकल्चर के जो एलाइड सेक्टर हैं इनको अगर हम नहीं प्रमोट करेंगे तो हमारे लिए जो है खाद्य संकट उत्पन्न हो जाएगा, और ये किसी भी देश के लिए बहुत ही विपन्न स्थिति होती है। जैसे एक खाड़ी के देश हैं, खाड़ी वाले देश जानते हो ना, स्पेशली जो सऊदी अरबिया, ईरान, इराक, ये सब है, इनको खाड़ी के देश कहा जाता है। तो ये खाड़ी के देशों की खासियत ये है कि ये विकसित देश नहीं है, जबकि इनके यहाँ इतना वैभव है कि ये जो है अमेरिका के देशों से कई गुना ज़्यादा स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं। लेकिन इनको हम विकसित देश क्यों नहीं गिनते? इसलिए नहीं गिनते कि इसमें तीनों सेक्टर का रोल होना मस्ट है। जब तक तीनों सेक्टर के रोल नहीं होंगे तब तक हम उसको विकसित देश नहीं मानते हैं। तो जैसे सऊदी अरबिया है, वो बहुत एडवांस देश है टेक्नोलॉजी के मामले में। ठीक, क्यों? क्योंकि उसके पास खनिज तेल अकूट है। वो सब खनिज तेल के आधार पे विश्व की सारी इकोनॉमी के पार्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले रहे हैं। लेकिन वो उनके पास तीनों सेक्टर नहीं है। जो यूएनओ की परिभाषा है देशों के विकास के पैमाने की, उसमें ये तीनों सेक्टर का होना जरूरी है। तो उनके यहाँ क्या है, खाड़ी के देश सब रेगिस्तान है। ठीक, उनके यहाँ एग्रीकल्चर नहीं है, तो जो प्राइमरी सेक्टर है वो क्या है, उनके शून्य है। ठीक, तो इसलिए वो विकसित देश की श्रेणी में नहीं आते। तो विकसित देश के लिए ये तीनों सेक्टर में एक निश्चित मेजरमेंट्स आपके पास होने चाहिए। तो जो खाड़ी के देश हैं इनके यहाँ क्या है कि ये अगर मान लीजिए कि भविष्य में जो है अगर ईंधन जो है स्पेशली खनिज तेल, इसका कोई विकल्प आ गया तो ये सब देश क्या हो जाएंगे? ये सब देश जो है पंग वाली स्थिति में आ जाएंगे। तो इनका उत्पादन जो है वो इनके यहाँ जनसंख्या था। अब सऊदी अरबिया क्या करता है, भारत से पानी लेके जो है कृषि का उत्पादन करता है। अब पता लगा भारत से अगर वो चावल मंगाए तो यहाँ 20 रुपए किलो मंगा लेगा, जब अपना उत्पादित करता है तो 100 रुपए किलो पड़ता है। लेकिन वो उत्पादन करता है, क्यों करता है? ताकि कोई देश जो है उसको ब्लैकमेल ना कर पाए। नहीं, कुछ चीज़ें इसलिए की जाती हैं कि वो डिप्लोमेटिक कारण से की जाती हैं। अगर वो कारण नहीं अडॉप्ट किया जाएगा तो फिर हम जो है विश्व के धुरंधर व्यक्तियों में से नहीं कहलाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद फिर जो है और सर्वाधिक रोजगार देने वाला कौन सा सेक्टर है? एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर। ठीक है, इसमें रोजगार का लगभग कितना प्रतिशत इस समय है? लगभग 54%, यानी 54.6%। ये 2011 की जो जनगणना की गई उसके आधार पर ये पता चला कि 54.6% जनसंख्या आज भी जो है वो किस पे आधारित है? कृषि एवं उससे संबद्ध क्षेत्र पे कार्यशील है। ठीक, उसके बाद फिर जो ये सबसे बड़ा असंगठित क्षेत्र है। इकोनॉमी जो है वो बेसिकली जब रोजगार और लेबर के आधार पर एनालाइज की जाती है तो उसमें दो सेक्टर डिवाइड हुए हैं, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर और एक जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। इसका मतलब ये हुआ कि एक संगठित क्षेत्र है और एक असंगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र कौन से क्षेत्र होते हैं? जो एक संगठन के तहत चलते हैं। ठीक, उनका अपना सेटअप होता है। ठीक, उनके यहाँ रूल्स होते हैं गवर्नमेंट, जैसे ये इंस्टीट्यूशन, ये कॉलेज क्या है? एक ऑर्गेनाइज है। ठीक, लेकिन अभी कोई जो है बाहर कोचिंग पढ़ाता है तो वो क्या कहलाएगा? वो अनऑर्गेनाइज कहलाएगा। हालांकि वो यहाँ ज़्यादा अच्छी क्वालिटी वहाँ प्रोड्यूस करता हो। ठीक, लेकिन
वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर कहलाएगा। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर को जो है भारत जो एग्रीकल्चर का पोर्शन है ये ऑर्गेनाइज नहीं है। ये कैसा सेक्टर है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। ठीक, तो भारत में का सबसे बड़ा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है कौन? एग्रीकल्चर एवं एलाइड सेक्टर। ठीक है, अब तुम लोग कुछ चीजें इसमें नोट कर लो कि नवीन डेवलपमेंट यानी नए एग्रीकल्चर के नए विकसित क्षेत्र नोट करो जल्दी जल्दी बेटा, बहुत तेजी से पढ़ो तब तो काफी कुछ खींच पाओगे, नहीं 1.5 घंटा पता नहीं चलता है। एक बार एक जगह हम गए हुए थे तो वहाँ टारगेट ये था कि 10 दिन में इकोनॉमिक्स का पूरा इंडियन इकोनॉमिक्स का पूरा पोर्शन पढ़ाना होता था। तो हमने देखा कि वहाँ के जो बच्चे थे बड़े मानसिक रूप से मजबूत हो गए थे। तो हम लोग सुबह चालू कर दें 10 बजे को, रात को 9-10 बज जाए, उसमें 2-3 बार ब्रेक होता था, लेकिन वो सब 10 दिन में वाकई में पूरा कर लिए। ठीक, तो अगर तेज से आप लोग करेंगे तो ये आपके हित में होगा कि आपके पास ज़्यादा चीज़ें पहुँच जाएंगी। ठीक है, तो इसमें जो नवीन एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हो रहा है उसमें नोट कर लो क्या क्या है। एग्री बियर हाउसिंग, एग्री बियर हाउसिंग या इसको कह सकते हो कृषि भंडार गृह, कृषि भंडार गृह, ये इसका बहुत तेजी से बेटा डेवलपमेंट हो रहा है। अगर आप लोग के पास पूंजियां हो तो इसमें आप लगाएं तो आपके लिए ये बहुत ब्राइट स्कोपिक क्षेत्र होगा, यानी भंडारण गृह जिसको कहते हैं। ठीक, जैसे कोल्ड स्टोर हुआ। कोल्ड स्टोर क्या है? अगर आप इस समय एक कोल्ड स्टोर बढ़िया से खोल लीजिए तो आप बहुत शानदार जीवन अपनी अर्थव्यवस्था को बहुत शानदार चलाएंगे। ठीक, तो एग्रीकल्चर का ये सबसे नवीनतम उभरता क्षेत्र है। जैसे अपने यहाँ क्या है, आलू के कोल्ड स्टोरेज मिलते हैं। ठीक, अभी आप चले जाइए शिमला में जो आलू अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पे है? शिमला में एक जगह पड़ता है, शिमला से करीब 15 किलोमीटर दूर पे कुफरी। ठीक, तो कुफरी में जो है वो आलू अनुसंधान संस्थान है। तो वहाँ पे जो है कोल्ड स्टोरेज ज़्यादातर किसके खुले हैं? सेब के। सेब जो इस समय हम लोग को मिल रही ना, वहाँ के स्टोरेज में स्टोर रहती है और उसके बाद इस समय उसका उपयोग करते हैं। ठीक, जैसे अभी आप चले जाइए महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में इस समय अंगूर को अब स्टोर कर करके रख ले रहे होंगे, वहाँ बहुत कोल्ड स्टोर दिखते हैं। एक बड़े फार्म हाउस के बाद जाइए देखिए तो आपको कोई कोल्ड। तो बियर हाउस एक ऐसा सेक्टर है कि जो बहुत तेजी से उभर रहा है और सरकार इसको बहुत तेजी से प्रमोट कर रही। क्यों प्रमोट कर रही? क्योंकि जो हमारे पास देखो उत्पादन में कमी नहीं है। एक एनालिसिस आया था NSSO का, तो उसने ये कहा था कि जो हमारे उत्पादन होते हैं उसका 32% जो है वेस्ट हो जाते हैं। इसलिए वेस्ट हो जाते हैं कि हमारे पास उनके स्टोरेज करने की कोई कैपेसिटी ही नहीं। जैसे किसान क्या है, इस समय आलू पैदा हो ही ना, तो अब अगर स्टोर में ये चली जाए तो ये पूरे लंबे समय तक चलेगी, लेकिन उसके यहाँ बेचारे सड़ जाते हैं। प्याज है सड़ जाते हैं। ठीक, अनाज है वो अनाज में चूहे कीड़े ये सब लग जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। तो कहने में 32% प्रोडक्शन किस में चला जाता है? वेस्टेज। वो ऐसा वेस्टेज है जिसका कोई मतलब नहीं। ठीक, अभी जो है वेयर हाउसेज में जहाँ FCI के गोदाम हैं, ये सब जो है अभी बारिश होगी तो आप लोग पढ़ेंगे न्यूज़पेपर में कि पता लगा इतना चने भीग गए, इतना गेहूँ भीग गए। तो ये क्या है? ये टोटली वेस्टेज है। तो सरकार ये कहती है कि वेस्टेज के बेहतर है कि कोई प्राइवेट स्टोर खोले, उसके यहाँ रख दो भाई अपना, हाँ, जो चार्जेस इधर दे रहे हो वही दे दो उधर। ठीक, तो ये सब चीज़ें, जैसे एक अपने यहाँ उत्तर प्रदेश का एक जिला है फर्रुखाबाद। ठीक, तो हाँ आलू का वो सबसे बड़ा प्रोडक्ट है। तो वहाँ आप देखोगे 5-6 बीघे पे एक कोल्ड स्टोर आपको दिखेगा। तो सरकार वहाँ खूब खुलवाए हैं और वो सब क्या है, सिर्फ आलू होते हैं। हमने देखा कि वो अभी जैसे बारिश हल्की से कम होगी तो आलू बो देंगे, उसके बाद फिर उसको खोद के फिर दूसरी खेत, फिर तीसरी खेत जो है वो स्टोर में रखते हैं, उसी को जो है बीज के रूप में यूज करते हैं। इसीलिए आलू की सबसे बड़ी मंडी जो है वो एशिया की सबसे बड़ी मंडी किसी जमाने में मानी जाती थी, कानपुर की जो आलू मंडी है। ठीक, तो एक तो हो गया वेयर हाउस, एक है कोल्ड चेन।
अगला जो एग्रीकल्चर का उभरता क्षेत्र है वो क्या है, कोल्ड चेन। कोल्ड चेन में क्या चीज आते हैं, कोल्ड चेन में आजकल सरकार जो है एग्रो पार्क डेवलप कर रही है। उसी का डैश लगा के लिख लो, एग्रो पार्क। ठीक, एग्रो पार्क का मतलब क्या होता है, सरकार ये नया कंसेप्ट लेके आई एग्रो पार्क। एग्रो पार्क में क्या होता है कि सरकार वहाँ प्रोसेसिंग की व्यवस्था रखती है। ठीक, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, और उसके बाद फिर उसकी जो है वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को वो प्रोड्यूस कराती है। जैसे मान लो कि कोई जो पार्क बनाए जाते हैं एग्रीकल्चर पार्क, वो किसी स्पेशलाइज क्षेत्र में बनाए जाते हैं। जैसे इस समय करीब 32 जो है एग्रीकल्चर पार्क चल रहे हैं इंडिया में, जो है कार्यशील है। जैसे एक एग्रीकल्चर पार्क खुला है पंजाब के पास, भटिंडा के पास। तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ गेहूं का, ठीक, और चने का, इसका वो पार्क है। तो अब वहाँ क्या होता है कि गेहूं वहाँ आया मंडी से सीधे, ठीक, मंडी से सीधे गेहूं आ गया पार्क में। अब वहाँ उसकी फ्लोरिंग होती है, फ्लोरिंग होके सीधे उसको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। यानी अनाज वो मैदा बना के जो है बड़े पैमाने मैदे को जो है निर्यात कर दिया जाता है। और अगर कुछ बचता है तो वहाँ पे तमाम सारी ब्रेड की, ठीक, और आपकी बियर की, जो बियर वाली शराब होती, ठीक, और वहीं पे आपके जो है ये जैविक ईंधन वाले ये सब इंडस्ट्री को वो सब दे दिए जाते हैं। तो कहने मतलब वहाँ 3 तरह के कार्य होते हैं। एक तो वहाँ प्रोसेसिंग होता है, ठीक, फिर उसका रिजर्वेशन, वो यानी उनको रिजर्व करते हैं, उनको वहाँ पर रखते हैं, और फिर उससे उसके बाई प्रोडक्ट बना के उसको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। तो कहने मतलब जो एग्रो पार्क बनाए गए हैं ये इंडिया के लिए बड़ा बेहतर कॉन्सेप्ट है। लेकिन इसमें क्या है कि सरकार को बहुत अच्छी ज़मीन चाहिए। तो सरकार इसके लिए प्रयास ये है कि जिस बेल्ट में, जैसे एक जगह हम थे झांसी के पास, तो वहाँ पे एक जिला है ललितपुर, उत्तर प्रदेश का काफ़ी पिछड़ा जिला गिना जाता है। लेकिन हमने देखा कि वहाँ अदरक बहुत अच्छी क्वालिटी पैदा होती है, बहुत उम्दा। तो वहाँ एक अदरक मंडी खुलवा दी सरकार ने। तो अब वहाँ अदरक बड़े पैमाने पे उस मंडी में आती, फिर उसकी प्रोसेसिंग होती है, सफाई होती, फिर उसकी छटाई होती है, और छटाई होने के बाद उसको वहीं पर ट्रेन का रूट बना दिया जाए, माल वाली ट्रेन, ठीक, और वहीं पे उसको उसमें लोड करते हैं और सीधे एक्सपोर्ट कर देते बॉम्बे सी पोर्ट, और वहाँ से वो सब चली जाती है अदरकें कहाँ, खाड़ी के देश, ठीक। तो बड़े पैमाने, और वहाँ के इससे क्या हुआ कि वहाँ के लोगों की इनकम कई गुना बढ़ गई। नहीं, पहले आदमी कैसे उत्पादन करता था, पहले आदमी जो है उत्पादन करता था सिर्फ अपने यूज़ के लिए, जिसको कहते थे कैसी इकोनॉमी जो है आज जो है उसको कहा जाता था वो इकोनॉमी को हम कहते हैं कि वो जो है एक्सेस इकोनॉमी नहीं होती थी, ठीक, वो सिर्फ जो है आश्रित इकोनॉमी उसको कहा जाता है कर ले। लेकिन जब उसमें बड़े पैमाने वहाँ मंडी खुल गई तो लोग बड़े पैमाने उत्पादन करने लगे, तो उससे एक्सपोर्ट होने लगा। तो एक्सपोर्ट होने से वो एक्सेस उत्पादन हुआ, तो उससे वहाँ की इकोनॉमी में तेजी से डेवलपमेंट हुआ, ठीक। कोल्ड चेन हो गया। उसके बाद एक है सप्लाई चेन। अगला जो डेवलपमेंट हो रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर में वो है सप्लाई चेन। सप्लाई चेन जानते हो नहीं, ये बेटा बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है एग्रीकल्चर का सेक्टर, ठीक। अब सप्लाई सेक्टर में जिसका नियंत्रण हो गया वो समझ लो रातों रात अरबपति बनता है, समझ रहे हैं नहीं। सप्लाई चेन इसलिए सरकार जो है वो अपने कंट्रोल में रखने का प्रयास करती है। लेकिन इसमें भी जैसे वो नया कृषि वाला नियम आया था तो उसमें सप्लाई चेन को जो है वो निजी सेक्टर को भी देने की बात कही गई थी, लेकिन सरकार ने उसको बाद में विड्रा कर लिया। तो विड्रा करने का क्या पर्पज था, विड्रा करने का ये पर्पज था कि सरकार जो है उसमें सप्लाई चेन, जैसे इसका है आपका खनिज तेल, वो खाद्य तेल, ठीक। अब खाद्य तेल जो है पहले वो निजी सेक्टर के लिए नहीं था, ठीक। अब इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई, जैसे फॉर्च्यूनर आ गई, ठीक,
इस टाइप की कंपनियाँ आ गई। तो वो क्या है कि वो सीधे सारे चैन को ही रोक देती है, सप्लाई चैन को ही रोक देती है। जैसे कई बार आप देखते हैं कि महाराष्ट्र के नासिक में सबसे ज़्यादा प्याज पैदा होती है। नासिक की जो मंडी है वो सबसे बड़ी मंडी मानी जाती है प्याज की। अब वहाँ बड़े बड़े स्टोर हैं, बहुत बड़े बड़े। वहाँ गांव में देखोगे तो इतने बड़े बड़े स्टोर हैं कि पता लगा कि 20-20 ट्रक उसी में घुसे रहते हैं। और वहीं से रोक दिया गया, सप्लाई चेन रुक गई, प्याज की सप्लाई रुक गई। और जब सप्लाई रुक गई तो क्या होगा, कीमतें 20 रुपये बढ़ जाएंगी 80 रुपये। ठीक, तो सप्लाई चैन ये जो है एग्रीकल्चर का, ये सबसे एग्रेसिव सेक्टर इस समय उभर रहा है। और इसको बनाने के लिए सरकार जो है अब जो है वो रेल चला रही है, एग्रीकल्चर रेल, कि सप्लाई चैन ना टूटने पाए। जैसे हमने देखा कि कीवी है, एक फल होता है कीवी एग्रीकल्चर, तो कीवी का पोल्यूशन को ये कहाँ बड़े पैमाने पैदा होता है। कीवी जो है, कीवी अब अपने यहाँ में पैदा होने लगा, स्पेशली इधर आपका पूर्वोत्तर में, असम और जो है अरुणाचल वाला वो जो क्षेत्र है ब्रह्मपुत्र वाला। ठीक, तो उस क्षेत्र में बड़े पैमाने पे कीवी और अनानास पैदा किया जा रहा है। तो सरकार ने क्या किया कि वहाँ से एक अनानास की ट्रेनें चला दी। तो अब आप देखते होंगे अनानास आपको पूरे साल भर मिलता है। अभी जो बरसात का सीजन आएगा जुलाई अगस्त का, तो बड़े पैमाने पे आपको मिलेगा, क्योंकि वही उसका मेन समय होता है। तो कहने का मतलब कि वहाँ से बड़े पैमाने हमने चैन को, सप्लाई चैन को क्या कर दिया, इजी बना दिया। तो पूरे देश में जैसे सेब है, ठीक, जो नेशनल हाईवेज बन गए। नहीं पहले सेब पता लगा, इस समय सेब नहीं मिलता था, आज के 20 साल पहले इस समय आप जाइए सेब खरीदने तो बहुत मुश्किल से मिलता था। ठीक, लेकिन अब क्या, अब आराम से मिल जाता है और ठीक ठाक रेट पे मिल जाता है, क्योंकि इस समय सेब का सीजन नहीं है। सेब में अब इस समय सेब के पेड़ों में इस समय फूल लगना चालू हुआ होगा। ठीक, जैसे आम का नहीं होता है, तो आम की फसल जल्दी हो जाती है, तो आम के ही सीजन पे उसके भी लगभग चालू होते हैं। लेकिन जब ठंडी आती है तब उससे पकना चालू होती है। जब बरसात लगभग खत्म होती है उसके बाद सेब का, कच्ची सेब में तब तोड़ना चालू करते हैं, और जब ठंडी आ जाती है तो सेब पकने लगते हैं। ठीक, तो कहने का ये सप्लाई चैन का ही नतीजा है, जिसके कारण क्या हुआ कि हमने जो है बड़े पैमाने पे उत्पादन कार्य को सही जगह, यानी जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूस की गई चीज को कंज्यूमर तक इजीली पहुंचा दिया गया। अगर जिसमें वेरिएशन कम से कम होंगे, कहाँ, प्रोड्यूसर से और जो है कंज्यूमर तक जितने कम चैन होंगे उतनी ज़्यादा जो है क्वालिटी बनी रहेगी और उतनी ज़्यादा लो प्राइस भी बनी रहेगी। ठीक है, ये कभी आपके जो मेंस में लिखने को आएगा कि एग्रीकल्चर में सुधार के उपाय, तो अगर इन चीज़ों को आप लिख देंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत शानदार हो जाएगा। जो हम ये लिखा रहे हैं ना, ये सब पे ध्यान नहीं देते बच्चे। ठीक, और वहाँ बेटा जानते हो मेंस में जो है वो दिमाग को यहाँ पे रखना पड़ता है। आपका दिमाग जो है यहाँ आ जाए तब फिर तब जो है आपके नंबर अच्छे आते हैं। और वहाँ क्या है कि वहाँ हमने देखा कि एक तो वो स्पेस दे देता है, इतने ही स्पेस में लिखना है। अब बहुत तेज भी लिखना पड़ता है और बहुत कम शब्दों में लिखना पड़ता है। तो उसके लिए बहुत बच्चे स्केच डायग्राम बनाते, बार डायग्राम बनाते। ठीक, जल्दी जल्दी वो खींचे हैं, तुरंत नक्शा बना दिए, समझ रहे नहीं। तो ये सब चीज़ें जब करते हैं तभी जाके अच्छे मार्क्स मिलते हैं। ठीक, तो एक तो आपकी सप्लाई चेन हो गया, एक डेयरी उद्योग है। ठीक, डेयरी उद्योग, उसे क्या क्या डैश लगा के लिख लो, फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग, डेयरी उद्योग एक ऐसा उद्योग है जिसमें फूड प्रोसेसिंग बहुत तेजी से हो, और बहुत शानदार ढंग से, और बहुत सदियों से होता हुआ आ रहा। ठीक है, डेयरी उद्योग जो है एग्रीकल्चर का सबसे ग्रोइंग इंडस्ट्री है। ये जो है इसको आप इजीली जो है ग्रो अप कर सकते हैं और इससे अच्छा बेनिफिट्स पा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप लिखो पोएट्री उद्योग। पोएट्री उद्योग, पोएट्री उद्योग सबसे बड़ा रोल क्या प्ले कर रहा है?
पोल्ट्री यानी जिसको कहते हैं मुर्गी पालन है, ये एग्रीकल्चर का बेटा बोझ कम कर दे रहा है। नहीं, भारत में जो है इतनी ज़्यादा जनसंख्या को खाद्यान्न मुहैया कराना बहुत मुश्किल काम है। ये काम और ध्यान रखना, कभी सरकार की नीतियों की आलोचना मत करना अपने मेंस के पेपर में, ठीक। ये चीज़ें अपने दिमाग में अभी से बना लो, ठीक। सरकार की कोई भी नीति होता है, हमें आपको हमेशा उसका डिफरेंस करना है। अगर अच्छे ब्यूरोक्रेट्स आपको बनने हैं तो इस परीक्षा को पास करना है, ठीक। तो कभी सरकार की कोई पॉलिसी को जो है उसके नकारात्मक पहलू को आपको मिनिमाइज वे में रखना रहता है, ठीक। तो जो मांस उद्योग है ये प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है, ये पोल्ट्री उद्योग, ठीक। और पोल्ट्री उद्योग अब तो हम देखते हैं गांव में बड़े पैमाने पे खोले गए हैं, ठीक। अब जो बर्ड फ्लू और जो है कोरोना, इन सब की वजह से थोड़ा प्रभावित हो गया, अदरवाइज ये इंडस्ट्री बड़ी तेज़ी से ग्रो की थी, ठीक। तो ये क्या है, ये प्रोटीन का एक और अल्टरनेट स्रोत है। नहीं तो हम दालों और जो है दालों से इतनी प्रोटीन नहीं मुहैया करा पाएंगे, तो एक सेक्टर इस पर भी बेस्ड हो गया, ठीक। एक और इंडस्ट्री लिख लो, मांस उद्योग, ठीक। मांस उद्योग, योगी बाबा ने देखो मांस जानवरों के वध को रोक लगा दिया, ठीक। सरकार ने जो है गौ हत्या पर रोक लगा दी, तो उसका नतीजा देख रहे हो कि अब जानवर जो है, नहीं तो ये बहुत बड़ी मांस इंडस्ट्री बनी थी, ठीक। और बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ से एक्सपोर्ट होता, तो उत्तर प्रदेश में कम हो गया। इस समय भारत में सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र जो है वो मांस प्रोड्यूस करता है, उसकी पैकेजिंग होती, और फिर ये जो है एक्सपोर्ट कर दिए जाते हैं, ठीक। एक और इंडस्ट्री लिख लो, मत्स्य उद्योग, ठीक। इसी को ब्लू इकोनॉमी कहा जाता है, नीली क्रांति, ठीक है। उसके बाद एक सबसे शानदार उद्योग वो आया है, उसको बोलते हैं बागवानी उद्योग, ठीक। हॉर्टिकल्चर, बागवानी में क्या क्या आता है, हैं? बागवानी में क्या क्या आता है? क्यों लड़की बागवानी में कुछ बताओगे बेटा? सिविल वाले बच्चों से ये नहीं अपेक्षा की जाती, सिविल वाले बच्चे टू द पॉइंट होते हैं बेटा। ये तो बताएगा यूनिवर्सिटी बीए वाले बच्चे प्लांट, ठीक है। देखो बागवानी में 3-4 चीज़ें आती हैं, ठीक। उसमें सबसे पहले आता फल, नोट कर लो, बागवानी के सामने डैश लगा, फल, फूल और फल हो गया, फूल हो गया, ठीक। इसी में आपके जो है मसाले वाली फसलें आ गई, ठीक। बागवानी फसलें जिसको कहते हैं, और क्या आता है इसी में? फल, फूल, मसाले, हैं? हाँ, सुगंधित पौधे, ठीक। औषध वाले पौधे, ये सब बागवानी में आते हैं। बांस तुम्हारा जो है बागवानी में आता है, सरकार ने इसको कृषि से हटा के बागवानी क्षेत्र में कर दिया, ठीक। बागवानी हो गई। अच्छा, एक और जो है नोट कर लो जल्दी से, कृषि आधारित उद्योग, उसमें सबसे पहला उद्योग, सबसे बड़ा उद्योग है वो वस्तु उद्योग, ठीक। दूसरा है चीनी उद्योग, ठीक। तीसरा है जूट उद्योग, ये बहुत तेजी से उभर रहा है, प्लास्टिक का विकल्प ये ले रहा है, ठीक। और सरकार इसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही है, जूट इंडस्ट्री को, ठीक। भारत में जूट इंडस्ट्री एक थी बहुत बड़ी कानपुर में, ठीक। किसी ज़माने में कानपुर जूट मिल आज भी है, वो मिल अब अवशेष में हो गई, तो बहुत बड़े पैमाने पर किसी ज़माने में कानपुर को जो है उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता था, ठीक। तो वहाँ ये जूट इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री, ये बड़े पैमाने थी, कम से कम 2500 इंडस्ट्रियाँ थी, लेकिन अब धीरे धीरे सब लुप्त हो गई या जो है वो अवशेष ही बन गई, ठीक। उसके बाद एक है खाद्य तेल उद्योग, ये बहुत तेज़ी से उभर रहा है, खाद्य तेल उद्योग,
ठीक, अगला है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और डेयरी उद्योग, ये प्योर इकोनॉमी, प्योर जो है एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री है। लास्ट है डेयरी उद्योग। ये जो डायरेक्ट हिट करती हैं किसको? एग्रीकल्चर को सीधी हिट करती हैं ये। ठीक, एक और अब आ जाओ आप लोग अपने टॉपिक पे। टॉपिक आपका ये है कि आपको एग्रीकल्चर में लगभग इतने क्षेत्रों से होकर गुजरना चाहिए, तब आप शानदार अपनी तैयारी को धार दे पाएंगे। ठीक, तो इनसे कम से कम आप जो इंडियन सिविल का तीसरा पेपर है, ठीक, तीसरा पेपर जो मेंस का, तो उसमें इनसे कम नहीं तो आपको 3 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे। ठीक, जो थर्ड पेपर है, थर्ड पेपर में भारतीय अर्थव्यवस्था है। ठीक, तो पहला पेपर है ये जब मेंस वाला वो सिलेबस का अध्ययन करोगे तो उसमें आपको जो है चौथा पेपर है वो तो पूरी तरह से इथिक्स है, लेकिन जो तीसरा पेपर है उसमें है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडियन इकोनॉमी, ठीक, कुछ सोशल इशू है और उसी में आपका एनवायरनमेंट ये है। ठीक, तो एनवायरनमेंट में भी सेक्टर का काफ़ी रोल है। अब एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में आपके इन्हीं 10 टॉपिकों का अध्ययन अगर आप कर लेते हैं तो लगभग आपके सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं। जैसे इसमें एक है एग्रीकल्चर इनपुट। ठीक, एग्रीकल्चर इनपुट का मतलब कि हम एग्रीकल्चर में क्या क्या चीज़ें लगाते हैं। ठीक, इनपुट फिर आउटपुट हमें प्राप्त होता है, तो जब हम इनपुट लगाएंगे तभी हमें आउटपुट प्राप्त होगा। ठीक, टाइप ऑफ क्रॉप्स, ये भी बहुत बार इससे क्वेश्चन आते हैं, स्पेशली प्री वाले में आपको इससे एक आध क्वेश्चन मिल जाए। ग्रीन रेवोल्यूशन पर भी आपके क्वेश्चन आते हैं। ठीक, हरित क्रांति जिसको कहते हैं। ठीक, हरित क्रांति पे अभी एक बार हम पेपर देख रहे थे तो उसमें एक क्वेश्चन आ गया था कि ये नरिमन बोरांस एक इसके जन्मदाता थे। ठीक, तो वो पूछ लिया था कि ये किस देश के निवासी थे, नहीं। अब उसमें यूएसए, मैक्सिको, भारत, इस टाइप के 3-4 ऑप्शन दिए थे, तो हमने देखा ज़्यादातर बच्चे उसमें गलत कर रहे थे। ज़्यादातर बच्चे कहाँ ऑप्शन लगाए थे? मैक्सिको हैं, ज़्यादातर बच्चे मैक्सिको ऑप्शन लगाते हैं, लेकिन जबकि उसका उत्तर था यूएसए के होते, और उनको जो है 1960 का नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक, उसके बाद जो है एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग यानी कृषि वित्त क्या क्या है, फिर एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी, एग्रीकल्चर फीस जो है कीमत नीति, फिर हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर मार्केटिंग जिसको कहते हैं कृषि विपणन। ये बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर अब उभर रहा है, इससे मेंस में एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी क्या क्या आ रही है। ठीक, उसके बाद फिर एग्रीकल्चर ट्रेड, आजकल कृषि व्यापार भारत, अभी आप लोग पढ़े होंगे डाटा, तो उसमें ये आया कि सुधारीकरण, इसमें कोरोना काल में भारत ने सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में निर्यात में वृद्धि की? कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र में सबसे बड़े पैमाने पे निर्यात किया गया भारत में। ठीक, उसके बाद अब भारत सरकार के अभी प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि भारत जो है वो पूरे विश्व का भरण पोषण कर सकता है। ऐसा अभी 4-5 दिन पहले स्टेटमेंट दिया था कि भारत के पास इतना एक्सेस रिजर्व है कि वो क्या कर सकता है, पूरे विश्व के खाद्य सुरक्षा की गारंटी ले सकता है। ठीक है, उसके बाद फिर है एग्रीकल्चर ट्रेड, एग्रीकल्चर एंड WTO। ये जो है सबसे विवादित मुद्दा है। WTO जो विश्व व्यापार संगठन है, उसकी असफलता में इसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। विश्व व्यापार संगठन एक ऐसा मंच है जिस पे विश्व के जो है व्यापार से संबंधित नीतियों का निर्माण किया जाता है, लेकिन इसने क्या किया, इसने एग्रीकल्चर ने WTO की स्पीड को रोक दिया। ठीक, और इसमें एक भारत जो है एक ग्रुप बना है G80,
G80 जब बना तो G80 ने जो है वो सब एक हो गए, उसका नेता भारत हो गया। उसने कहा देखो आप जो है इसमें तमाम तरह की सब्सिडी पड़ेंगी आप, जैसे ब्लू ग्रीन सब्सिडी, ठीक, एम्बर सब्सिडी, ठीक, ब्लू सब्सिडी, ये सब पढ़ोगे तो इसमें ये बताया जाएगा कैसे आप जो है WTO ने कैसे जो है विकसित देश कैसे नीतियों को जो है डाइवर्ट करते हैं अपनी तरफ। ठीक, एग्रीकल्चर रिफॉर्म, एग्रीकल्चर स्कीम्स कौन कौन सरकार तमाम सारी स्कीम चलाती है। ठीक, जैसे अभी एक सरकार चला रही है वो जो लोगों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये आ रहे हैं, हाँ, किसान सम्मान निधि, तो तमाम तरह की स्कीम है, वो स्कीम से भी एक आध क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, फूड प्रोसेसिंग, ठीक, और लैंड रिफॉर्म, ये इतने सेक्टर आपके एग्रीकल्चर में बनते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आप आ जाइए, अब आप आ जाइए टाइप ऑफ क्रॉप्स। ठीक, कृषि के विभिन्न जो कृषि के फसलें हैं उसमें देखो ये कृषि का इतना रूप पढ़ा जाता है, समझ रहे हैं नहीं। ये तो आपके जो हरे वाले दिख रहे हैं कैसे दिख रहे हैं, इसमें आपका रबी खरीफ हो जाए, ये तो ट्रेडिशनल रूप है। ठीक, ये संघ लोक सेवा आयोग में तो नहीं, लेकिन लोग उसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में इससे एक आध क्वेश्चन मिल जाता है जो ये फसलें हैं फसलों के। ठीक, उसके बाद है कॉमर्शियल क्रॉप, ऑयल क्रॉप, शुगर क्रॉप, फाइबर क्रॉप, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, हॉर्टिकल्चर क्रॉप, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, कोऑपरेटिव फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग और क्लाइमेटिक फार्मिंग। इतनी टाइप की कृषि वाले शब्द हमने एक ही जगह दे दिए ताकि आप एक जगह इसको पढ़ लेंगे तो आपके क्वेश्चन लगभग क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें आप कुछ चीज़ें और नोट कर लीजिए। इसमें जैसे ये है रबी वाली क्रॉप है। ठीक, तो रबी वाली क्रॉप तो आप लोग जानते ही होंगे, जानते ही नहीं। रबी का मतलब इसको रबी क्रॉप क्यों कहते हैं, इसको बहुत कई बार कंफ्यूजन होता और इसमें एक आध क्रॉप अगर पूछ लेता ना तो बाद में गलती होके आता है। ये बहुत आसान लगता है लेकिन इससे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। जैसे मान लो पूछ लिया हरा उर्द कौन सी फसल में आता है तो क्या बताओगे, रबी खरीफ जायद, हरा उर्द, कैसे उर्द ना, देखो अब तो हमने देखा उर्द जो है वो तीनों फसलों में उगाया जाता है, लेकिन जो NCERT मानती है वो इसको उसमें खरीफ में मानती है। हाँ, और जानते हो कहाँ पैदा होता है हरा उर्द बड़े पैमाने पे, मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड वाला जो क्षेत्र है, स्पेशली झांसी वाला, झांसी से उधर जो रीजन है वो दाल का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश में जो है बड़े पैमाने पे उड़द कब बोया जाता है, जब बरसात चालू होता है, तब वहाँ धान नहीं बोया जाता है। ठीक, वहाँ धान की फसल नहीं होती, वहाँ होती किसकी फसल, वहाँ होती है उड़द, दलहन फसलें बोई जाती है। तो वो जो वो हरा उड़द है वो आपकी खरीफ फसल, रबी फसल इसको इसलिए कहा जाता है। रबी में, रबी का मतलब होता है सूर्य। ठीक, तो इसका ये जो पकती है वो किससे पकती है, सूरज से। इसको इन फसलों को पकने के लिए सूर्य की रोशनी मस्ट है। तो अब आप इतना ध्यान रखिए कौन सी फसल सूर्य की रोशनी यानी तेज धूप इसके लिए होना जरूरी है। जैसे गेहूँ है, ठीक, सरसों है, अलसी है, ठीक, हाँ, ये सब फसलें किस में आती हैं, रबी। रबी मतलब सूर्य की रोशनी से जो पकती। अब इनकी बुआई जो है वो की जाती है ठंडी में, मतलब, लेकिन पकाई इनकी कब होती है, गर्मी में। तो जब इतने चीज़ें ध्यान रखेंगे तो वहाँ क्वेश्चन के गलत होने की संभावनाएं कम हो जाती। और ये परीक्षा जो है ना वो बेटा
कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो ये परीक्षा रट के तो हमें नहीं लगता कोई पास कर पाएगा। ठीक है, इसमें बस ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं और हमको लगता है दुनिया की बड़ी आसान परीक्षाओं में से एक है और जो इसको पास करते हैं वो कई बार पास करते हैं। समझ रहे नहीं, जब आप इसके लेवल को छू लेंगे तो आप देखेंगे कि जितने में बैठ रहे हैं सब पास करते चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस लेवल का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। जैसे अब मान लो एक फसल वाला आ गया, जैसे रबी, अब कब रबी की बुआई कब की जाती है? अक्टूबर नवंबर में बोते हैं और अप्रैल मई, मार्च अप्रैल मई जून में, यानी अप्रैल तक लगभग या मई तक ज़्यादा से ज़्यादा इसकी कटाई कर ली जाती है। ठीक है, एक फसल इसमें है वो है बरसीन। बरसीन का नाम जानते हैं? ये कहीं ये क्वेश्चन आया था, पता नहीं मध्य प्रदेश पीसीएस में था, किसी में था या बिहार वाले पीसीएस में था। बरसीन जानते हो ना, किस काम आती है? हरा चारा। ये कौन सी फसल है? रबी की फसल है। हाँ, ये इस समय बोई जाती है। यहाँ आप लोग क्या बोई जाती है? हाँ, लगभग गर्मी जब तेज आ जाती है तो वो खत्म हो जाती है। ठीक है, ये हरा चारा की फसल है। ठीक, और ये जो है पश्चिमी विक्षोभ जो है, जब जलवायु के रूप में देखते हैं तो पश्चिमी विक्षोभ इसके लिए एक जो है बहुत शानदार मानसून के रूप में कार्य करता है। कौन? पश्चिमी विक्षोभ। हाँ, जो पश्चिमी विक्षोभ का मतलब ये हुआ कि जब ठंडी में बारिश होती है तो समझ लो ये इन फसलों के लिए वो अमृत वर्षा मानी जाती है। ठीक, जैसे अभी आप जो गर्मी में पढ़ोगे कि कुछ जगहों पे कुछ वर्षा का नाम कहा जाता है। ठीक, तो वैसे ये जो रबी की फसल होती है इसमें जो है वो पश्चिमी विक्षोभ का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। ठीक है, और इसमें आर्द्रता की कम जरूरत पड़ती है। ठीक है, फसल के पकने के लिए उच्च जो है तापमान की जरूरत होती है। ठीक, उसके बाद फिर आपकी एक फसल है खरीफ। ठीक है, खरीफ को जो है वो ये जून और जून के लगभग मानसून की स्टार्टिंग में इसकी जो है बुआई की जाती है और जो है उधर जाके इसके दिवाली के आसपास इसकी कटाई की जाती है। जैसे एक फसल है गन्ना। ठीक है, तो गन्ना किसकी फसल मानेंगे? हैं? गन्ना किसकी फसल मानी जाएगी? ना, लेकिन गन्ना जो है वो आपकी खरीफ की फसल है। ठीक है, तो इसमें आपका धान आता है, सोयाबीन आता है, अरहर भी आती है इसी में। समझ रहे? अरहर भी इसी की फसल, जबकि अरहर कम से कम 9 महीने से 10 महीने की फसल है। गन्ना भी लगभग 9 से 10 महीने की फसल है। ठीक, उसके बाद बाजरा, मूंगफली, तंबाकू, उड़द, रागी जानते हो ना? हैं? रागी, तिल, ये सब जो है वो खरीफ की फसल है और इसके लिए दक्षिण पश्चिम मानसून की आवश्यकता होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून कौन सा होता है? अरब सागर वाला जो मानसून आता है अभी चालू हो जाएगा 20 जून के बाद। 20 जून तक उत्तर भारत में भी आ जाता है। अभी 1 जून से वो सक्रिय हो जाएगा मानसून। ठीक, 1 जून पे वो केरला के मालाबार तट पे दस्तक दे देगा। उसके बाद फिर धीरे धीरे बढ़ता चला आता है और उत्तर भारत में आते आते स्पेशली आपके जिस जगह आप रह रहे हैं यहाँ 20 जून से 24 जून के बीच दस्तक दे देता है। ठीक, तो ये जो है ये आपकी खरीफ की फसल हो गई। उसके बाद फिर आपका है जायद की फसल। ठीक, जायद इसको इसलिए कहा जाता है कि इसे ज़्यादा पैदा कर लिया जाता है। भारत की जो मुख्य फसलें हैं वो मेनली 2 हैं। 2 के अलावा जब हम तीसरा अतिरिक्त ले लेते हैं तो वही जायद की फसल। ठीक, और इसका संबंध जो है मई जून से ही होता है। ठीक, अब जो है इसमें स्पेशली वो फसलें उगाई जाती हैं जो इस मौसम के अनुकूल होती हैं।
ठीक, देखो प्रकृति ने भी क्या क्या चीज़ें बनाई हैं। इस समय पानी का सबसे ज़्यादा अभाव रहता है और पानी वाली ही फसल इस समय उगती है। ये खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, ये सब किस में आते हैं? जायद में। ठीक बेटा, इस परीक्षा को पास करने के लिए ना पसीने वसीने बहुत टपकते रहते हैं। ठीक है, परीक्षा इसलिए मई जून में कराई जाती है। फिर है ना, जब जाओगे जहाँ परीक्षा देने, वो सरकारी बिल्डिंग मिलेगी जहाँ पंखा भी नहीं चलता। प्री देने जाओगे ना तो सरकारी कॉलेज मिलेगा। ठीक, और संघ लोक सेवा आयोग तो संयोग से उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में भी कराता है। ठीक, बाकी सब राजधानियों ही में होते हैं। संघ लोक सेवा आयोग जो इसकी सिविल की परीक्षा कराता है, वो भारत का एक ऐसा राज्य है जिसमें 2 जगह होती है उत्तर प्रदेश में, एक इलाहाबाद में, एक लखनऊ में। तो उत्तर प्रदेश यहाँ इलाहाबाद में क्यों होती है? संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा इलाहाबाद में क्यों होती है? क्योंकि जब भारत में 1926 में लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी तो सबसे पहले इलाहाबाद में ही संघ लोक सेवा आयोग बना था। तो जब देश आज़ाद हुआ तो 1951 में जाके दिल्ली शिफ्ट हुआ संघ लोक सेवा आयोग। नहीं, उससे पहले संघ लोक सेवा आयोग कहाँ था? इलाहाबाद। तो परंपरा चली आ रही, इसलिए जो है इलाहाबाद में आज भी परीक्षा कायम है। जब अंग्रेज लोग कब्जा किए थे तो कोलकाता की राजधानी बनाए थे। उसके बाद जब उनका विस्तार हुआ था, जब प्लासी का युद्ध लड़े थे, प्लासी के युद्ध के बाद जो है बक्सर का युद्ध लड़े, तो जब बक्सर का युद्ध लड़े तब वो उनके लिए निर्णायक युद्ध था। तो बक्सर के युद्ध में क्या हुआ कि उन्होंने मुगल सेना को परास्त कर दिया। और जब मुगल सेना परास्त हो गई तो इसका मतलब फिर वो शिफ्ट कर गए कहाँ? इलाहाबाद। तो इलाहाबाद को उन्होंने सेकंड कैपिटल अपनी बनाई। तो इलाहाबाद से ज़्यादातर चीज़ें उन्होंने, जितनी सेंट्रलाइज चीज़ें थी, इलाहाबाद हाई कोर्ट, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट जो है कोलकाता में खुला, उसके बाद दूसरा जो कोर्ट खुला वो इलाहाबाद में खुला। तो इसलिए इलाहाबाद जो है उस समय अंग्रेजों का सेकंड कैपिटल थी, इसीलिए यहाँ पे ज़्यादातर केंद्रीय इंस्टीट्यूशन डेवलप हुए। तो 4-6 यहाँ केंद्रीय इंस्टीट्यूशन है। जैसे आपका हाई कोर्ट यहाँ का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। ठीक, संघ लोक सेवा आयोग यहीं बना था। ठीक, ऑडिट का जो डिपार्टमेंट है वो भी यहीं बना था। ठीक, बाद में ये सब शिफ्ट हुए, जब राजधानी दिल्ली बनी तब जो है ये सब चीज़ें किधर शिफ्ट कर गई? उस तरफ शिफ्ट की गई। ठीक है, तो ये फसलें तीनों समझ में आ गई। उसके बाद अगला आ जाओ, कुछ जो है तुम लोग जो है वो नोट कर लो जल्दी जल्दी से। फसलों में हम तुम्हें ये नहीं बताएंगे कौन फसल कहाँ पे होती, बस हम इसके मेन जो तुम्हारे कंपटीशन के नज़रिए से इम्पोर्टेंट है वो चीज़ों को बताएंगे। ठीक, जैसे खाद्य फसलें, हेडिंग डालो खाद्य फसलें। ठीक, खाद्य फसलें में सबसे पहले धान, इसको ज़्यादातर आप लिखा मिलेंगे चावल की फसल। तो चावल उगाया जाता है, धान उगाया जाता है। हम लोग इसको ज़्यादातर लोग गलते लिखते हैं, शायद एनसीईआरटी किताब में देखो धान चावल की फसल लिखते हैं। ठीक, चावल ऑब्लिक धान लिख लो। हैं, तो जो मेनली फसल है वो क्या है? धान की फसल है। ठीक है, तो धान की फसल में आप ये चीज़ें लिख लीजिए, इसकी जो जलवायु है वो उष्ण कटिबंधीय जलवायु है और मिट्टी इसके लिए चिकनी मिट्टी की जरूरत पड़ती है। ठीक, बंगाल एक ऐसा राज्य है जहाँ जो है वो धान की 3 फसलें ली जाती हैं। ठीक है, बंगाल में धान की 3 फसलें ली जाती हैं। ठीक है, जिसमें से जो है अमन, एक फसल का नाम है अमन। ये शीतकाल में धान की फसल जो पैदा की जाती है उसको अमन कहा जाता है। जो अपने यहाँ पैदा होती, अपने यहाँ कौन सी पैदा होती है? शीतकाल वाली, तो उसको बंगाल में क्या कहते हैं? अमन। ठीक, लेकिन जो गर्मी में पैदा होती है उसको कहते हैं ओस। कई बार पूछा गया है कई जगह। ठीक, उसके बाद तमिलनाडु में भी जो है ओस हो गया आपका, जो है क्या क्या लिखे? शीतकाल वाली
अमन, ठीक। और ओस को और उससे धान का उत्पादन कई गुना बढ़ जाता है। ये बायो फर्टिलाइजर है, केमिकल फर्टिलाइजर नहीं, बायो फर्टिलाइजर। सरकार इसको बहुत तेजी से बढ़ावा दे रही है, ठीक। क्यों? क्योंकि सरकार का उद्देश्य अब केमिकल फर्टिलाइजर से शिफ्ट होना है किधर, बायो फर्टिलाइजर की तरफ, ठीक है। और जो है आप कुछ संस्थानों के नाम लिख लो जो चावल से संबंधित हैं, ठीक। उसमें एक संस्थान है अंतर्राष्ट्रीय चावल रिसर्च इंस्टीट्यूट, अंतर्राष्ट्रीय चावल या अंतर्राष्ट्रीय राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक। IRRI, ठीक। ये कहाँ पे है? फिलीपींस, मनीला, ठीक। क्या बेटा? जोर में बोलो। हाँ, वेरी गुड, सही बता रहे हो, ठीक है। इसका नाम है, ये IRRI की प्रथम दक्षिण एशिया क्षेत्रीय कार्यालय, ठीक है। प्रथम दक्षिण एशिया कार्यालय इसका बनारस में खोला गया। बनारस में कहाँ खुला है? बनारस में एक जखनी जगह है, वहाँ साग भाजी अनुसंधान, राष्ट्रीय साग भाजी अनुसंधान संस्थान है। कहाँ? हाँ, और कछवा की तरफ जखनी एक जगह पड़ता है, तो वही जखनी में राष्ट्रीय चारा अनुसंधान संस्थान है, ठीक। और राष्ट्रीय बीज अनुसंधान संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय बीज अनुसंधान संस्थान, नोट कर लो। देखो, संस्थानों के नाम आप इकट्ठे याद करोगे ना, कभी नहीं याद होगा, लेकिन जिस संबंधित के साथ पढ़ोगे तो याद हो रहेगा, हमेशा याद रहेगा, ठीक। तो राष्ट्रीय बीज अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये बनारस में है बेटा। यहाँ जाओ, मुगल सराय, मोहन सराय जैसे मुड़ोगे तो वही आप अब जाना, जैसे बोर्ड लगा है, बोर्ड पे राष्ट्रीय बीज अनुसंधान संस्थान, ठीक है। राष्ट्रीय साग भाजी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बनारस, ठीक। राष्ट्रीय चारा अनुसंधान संस्थान झांसी, हाँ सही कह रहे, झांसी, ठीक है। अब एक यही नोट कर लो, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय चावल। जल्दी जल्दी करो ना, तो बहुत तुम लोग बहुत कम टॉपिक पढ़ पाओगे, तो थोड़ा खा पी के आया करो। गर्मी वर्मी का त्याग जो है 1 साल के लिए छोड़ दो, 1 साल बाद फिर बहुत बड़े आदमी बने घूमोगे, और नहीं तो इसी में अटक जाओगे, तो फिर जो है अटक जाओगे बेटा। तुम लोग बिल्कुल प्राइम समय पे हो, ठीक। लगा दो पूरी ऊर्जा जो है, निकल जाओ बेड़ा पार, ठीक। अगर ऊर्जा में कमी आ गई तो फिर राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक कहाँ है? उड़ीसा, ठीक है। अच्छा, कटक में ही क्यों है बना है? कटक जो शहर है वो 2 नदी, एक महानदी आती है, इधर से गोदावरी नदी जाती है, तो दोनों बीच बड़े बहुत नहरें बनाई गई, आर्टिफिशियल कुछ नहरें, ठीक। तो वो चावल का बड़ा बहुत बढ़िया बेल्ट है, ठीक। वहाँ चावल बड़ी उम्दा क्वालिटी का पैदा होता है, तो वो जो है वही उसी बीच में बनाया गया है ये इंस्टीट्यूट, ठीक है। चावल अनुसंधान संस्थान, इसको कहते हैं केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान, ठीक है। तो ये हो गया आपका चावल से संबंधित, ठीक। और इसमें और नोट कर लो कि विश्व में सबसे ज्यादा चावल कौन उत्पादित करता है? सबसे ज्यादा चीन पैदा करता है, फिर भारत पैदा करता है। चीन सबसे ज्यादा, फिर भारत पैदा करता है, ठीक है। और निर्यात सबसे ज्यादा कौन करता है? निर्यात मतलब यहाँ से भेजता है, ठीक है। वो जो है भारत सबसे ज्यादा निर्यात करता है, फिर दूसरे नंबर पर थाईलैंड है, फिर तीसरे नंबर पे वियतनाम है, ठीक। उसके बाद जल्दी से आ जाओ गेहूं की फसल, ठीक। गेहूं की फसल जो है वो दोमट मिट्टी में कार्यशील होती है, ठीक है। उसके बाद इसमें नोट कर लो
क्या क्या चीज़ें ये जो है सबसे ज़्यादा इसमें गेहूँ पैदा होता है उत्तर प्रदेश में, फिर मध्य प्रदेश में, फिर पंजाब में। ठीक, ये कई बार इसका सीक्वेंस पूछ लेता है। तो विश्व में सबसे ज़्यादा कहाँ पैदा होता है? चीन पैदा करता है, फिर भारत, फिर रूस। ठीक है, उसके बाद यूक्रेन आता है। यूक्रेन चौथे नंबर पे आता है गेहूँ पैदा करता है। ठीक है, इसीलिए गेहूं की कीमत अब क्या होने जा रही है? गेहूं की कीमत बढ़ने जा रही है। क्यों? क्योंकि विश्व में सबसे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का गेहूं तो सबसे ज़्यादा मात्रा में यूक्रेन पैदा करता है, जो इस बार किससे प्रभावित हो गया? युद्ध से प्रभावित हो गया। ठीक है, तो इसलिए गेहूं कीमतें बेटा बढ़ने वाली है। ठीक, और गेहूं में कुछ जानना है? गेहूं जो है वो पाया जाता है ग्लूटेन। ठीक, गेहूं में पर क्या पाया जाता है? और ग्लूटेन किस काम आता है? ग्लूटेन की कमी से कुछ होता है? ग्लूटीन जो है वो ज़्यादातर विटामिन ई का स्रोत होता है। ठीक, और विटामिन ई किस काम आता है? विटामिन ई जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनके डेवलपमेंट में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, और हमारे बालों को, त्वचा के लिए भी जो त्वचा कैंसर ज़्यादातर होते हैं उसमें विटामिन ई का जब डिफिशियंसी आती है तो संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ठीक है, और आ जाओ उसके बाद अब बाजरा। जल्दी जल्दी नोट करो। बाजरा जो है वो खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत में इसको रबी की फसल माना जाता है। ठीक, बाजरा दक्षिण भारत में रबी की फसल है। ठीक है, लेकिन उत्तर भारत में ये या जो है खरीफ की फसल है, और ये कम वर्षा वाली फसल है। इसके लिए वर्षा की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक, तापमान भी ठीक ठाक 40 से 50 सेंटीमीटर भी वर्षा अगर हो जाती है तो ये इस फसल की बढ़िया उत्पादन हो जाता है। ठीक, सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है महाराष्ट्र बाजरा, फिर उसके बाद है गुजरात, और फिर हरियाणा, फिर राजस्थान, और काफ़ी कुछ उत्तर प्रदेश भी पैदा कर लेता है। ठीक, इसको ज़्यादा खाने से, बाजरा को ज़्यादा खाने से एक रोग हो जाती है। उस रोग का नाम जानते हो? खसरा एक रोग होती है। खसरा, जब बाजरे की मात्रा आप ज़्यादा इस्तेमाल कर लें तो खसरा, एक त्वचा रोग है, त्वचा छोटे छोटे बहुत दाने पड़ जाते हैं, तो खसरा रोग जो है बाजरा की ज़्यादा मात्रा खाने से हो जाती है। ठीक है, उसके बाद फिर आ जाओ मक्का। मक्का जो है भारत में कौन लेके आए थे? ये अमेरिकन फसल है मक्का। ठीक, तो भारत में सबसे पहले कौन लाए थे? पुर्तगाली लोग। पुर्तगालियों से मक्का भारत में आया था। ठीक, तो ये जो है मक्का ये खरीफ की फसल है, और ये तीनों ऋतुओं में पैदा होती है। मक्का का उत्पादन तीनों ऋतुओं में किया जाता है। अपने यहाँ कौन से समय किया जाता है? अभी बरसात, बहुत जगह बरसात में किया जाता है, बहुत जगह इस समय कर दिए होंगे, इस समय भी बहुत जगह तैयार हो। ठीक, बहुत जगह हम इसके बात करेंगे। ठीक, उसके बाद जो है सबसे ज़्यादा इसको पैदा करता है आंध्र प्रदेश। ठीक, एपी, आंध्र प्रदेश, फिर अरुणाचल, फिर असम, फिर बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात। देखो ये सब शॉर्ट फॉर्म में लिखना सीख लो। राज्यों के नाम शॉर्ट फॉर्म में, हरियाणा बोला जाए HR लिख दो। ठीक, हाँ, मक्का में सबसे ज़्यादा देखो
ऊपर के 3 नाम, 3 राज्य तुम्हें मालूम होने चाहिए, ठीक है। किसी भी उत्पादन को आप शुरू के 3 तो रखिए। हमने देखा भाई पिछले 1-2 साल पहले किसी परीक्षा में वो ऊपर के 2 नहीं, नीचे के 2, ऊपर जो पहले पूछा जाता सबसे टॉप कौन है, अब वो पूछ रहा है कि सेकंड वो टॉप 3rd कौन सा है, समझे नहीं। तो शुरू के कम से कम 3 नाम, तो आपको सबसे पहले आता है AP आंध्र प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर असम, फिर बिहार, छत्तीसगढ़, और ये जो है वो इसको C4 फसल कहा जाता है, ठीक। यानी ये 4 उद्देश्यों में इस फसल का उपयोग होता है। कौन कौन सी हैं? इसको 4 उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है। अभी मैडम 2 ही 3 टॉपिक पहुंच पाए। अगली क्लास में सर, हाँ? अगली क्लास में हाँ, अब क्या किया जाए, अभी आप लोग थके तो नहीं हो, देखो हम तो खाली हैं, अभी आप लोग को करा। अगली क्लास में। अच्छा, इसके बाद में क्लास में, अच्छा तो अब इन लोग को खत्म किया जाए। चलिए, तो ठीक बेटा, इसको आप लोग कुछ कर लेना, कुछ हमारे नोट्स हैं तो आपके पास जाएंगे तो उससे भी अध्ययन कर लेना, ठीक है। और समस्या होगी तो और पूछ लेना आगे। अभी हम लोग की मुलाकात शायद एक और है बेटा, यही वाला नहीं हुआ क्या मैम? और इसका नहीं हुआ। जाते हैं सर, अगली क्लास में आप इसको कवर कर लीजिए।